हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड, आगामी लेखपाल के दृष्टिकोण से हम सभी लोग पिछले क्लास में ग्रामीण परिवेश की एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, फटाफट सभी साथी जुड़ जाएंगे और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो नारा है, अब की बार एक सीट हमार, उसी परिप्रेक्ष्य में लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाने वाला ग्रामीण परिवेश के लिए हम ये प्रैक्टिस श्रृंखला की जो सीरीज है वह निरंतर चला रहे हैं। तो सभी साथी स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश, जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, ग्रामीण आवास परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980, 1981, 1972 या 1983? फटाफट अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, बताएंगे फ्रेंड ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ऐसे प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी प्रकार इस सीरीज को देखने के लिए फ्रेंड आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, और जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा और आप मेरे साथ साथ उसको नोट डाउन करिएगा। निश्चित मानिएगा आपको निश्चित तौर से इस सीरीज से काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। इसलिए फ्रेंड स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको वहां से मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, आते हैं इसके सही जवाब पर। तो जो सही जवाब है फ्रेंड वह इसका विकल्प नंबर सी, 1983 मतलब 1983 में ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, और जिन्होंने भी डी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गांवों की, जी हाँ, गांवों की सूची के रजिस्टर का पुनर्निरीक्षण का कार्य कौन करता है? तहसीलदार, उपसंभाग अधिकारी, कलेक्टर या राजस्व अधिकारी? ऐसे ही प्रश्न आपके फ्रेंड ग्रामीण परिवेश की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। आंसर कमेंट करिए कि गाँवों की जो सूची होती है उसके जो रजिस्टर होता है उसका पुनर्निरीक्षण का कार्य कौन करता है? फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा। क्या तहसीलदार होता है, या उप संभाग अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, या राजस्व निरीक्षक होता है? आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, कलेक्टर इज द राइट आंसर। गाँव के लिए जो सूची रजिस्टर होता है उसके पुनर्निरीक्षण का कार्य फ्रेंड कलेक्टर करता है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? इस पे लगाएंगे स्टार फ्रेंड। तहसील स्तर पर अस्थायी निकायों को क्या कहा जाता है, या किसकी संज्ञा दी जाती है? क्या ग्राम पंचायत, क्या नगर पंचायत, क्या पंचायत समिति, क्या नगर पालिका? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जरा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आप सही कमेंट करेंगे। बताएं फ्रेंड, सही जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ग्राम पंचायत तो नहीं कहेंगे, नगर पंचायत भी नहीं कहेंगे, ना ही नगर पालिका होगा। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही जवाब होगा वह विकल्प नंबर सी, पंचायत समिति कहेंगे फ्रेंड। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात कही गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये क्वेश्चन है, इस पर भी मैं स्टार लगाऊंगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि सर्वप्रथम पंचायती राज को किसी अनुच्छेद में संवैधानिक दर्जा अगर दी गई थी तो वह यही अनुच्छेद है जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निदेशक तत्व में सर्वप्रथम अस्थायी स्वशासन के लिए एक अनुच्छेद के रूप में जगह मिला था, जो है आपका आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया। उसके बाद अस्थायी रूप से इसको मान्यता आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 में पूर्ण रूप से इसे भाग 9 में जोड़ा गया, जिसमें 243 से लेकर 243 ओ, जी हाँ फ्रेंड, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज का स्पष्ट व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 40 इज द राइट आंसर। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था? जी हाँ फ्रेंड, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, पुनः बता रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजना को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से पूछे जा रहे हैं। ये कौन से पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया था? क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में और सातवीं पंचवर्षीय योजना में?
फटाफट इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया था? विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया था, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, NREGP। जी हाँ फ्रेंड, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ फ्रेंड, हिंदी में आपको बताना है NREGP का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जी हाँ फ्रेंड, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यह इसका इंग्लिश रूपांतरण है। आप इसके हिंदी रूपांतरण के लिए आंसर कमेंट करिएगा। क्या राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम होगा? क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होगा? क्या राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम होगा? क्या राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम होगा? आंसर कमेंट करिएगा। इंग्लिश रूपांतरण मैंने बता दिया है, जो लोग हल्का सा दिमाग लगाएंगे वह इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, आंसर कमेंट करिएगा। बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। NREGP, इसके लिए सही हिंदी रूपांतरण क्या है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यह इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने भी इसका आंसर कमेंट किया उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न को फ्रेंड याद रखेंगे। ऐसे फुल फॉर्म आपको परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, तो फुल फॉर्म पर आप नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपके मनरेगा, नरेगा, बहुत सारे आपकी जो है स्वचालित योजनाएं हैं जिनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के सुधार हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? बताइए फ्रेंड, कौन सी योजना चलाई गई है बैंकों के सुधार के लिए? हृदय योजना, सहज योजना, इंद्रधनुष योजना या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार हेतु, जी हाँ, वह कौन सी योजना है सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए चलाई गई थी? जी हाँ फ्रेंड, योजना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योजना से 1 से 2 प्रश्न आप तय मान के चलिएगा, निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए आंसर फटाफट कमेंट करेंगे कि योजना सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? क्या हृदय योजना चलाया गया था? क्या सहज योजना चलाया गया था? क्या इंद्रधनुष योजना चलाया गया था? या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड, क्या है इसका सही जवाब? फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, इंद्रधनुष योजना, बैंकों के सार्वजनिक बैंकों के सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना चलाया गया था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973-74 में, 1974-75 में, 1980-81 में या 1991-92 में? यहाँ फ्रेंड पूछा जा रहा है समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिए फ्रेंड। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2 योजनाओं को आपको रिलेट कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। समादेश क्षेत्र विकास व जल प्रबंधन 2 कार्यक्रमों की बात हो रही है फ्रेंड। आपको डेट बताना है किस वर्ष ये प्रारंभ किया गया था। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। सभी साथी अपने अपने आंसर मैं देख पा रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जो सही जवाब फ्रेंड, जी हाँ, विकल्प नंबर ए वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। 1973 एंड 1974 में ये योजनाएं क्रियान्वित की गई थी, अर्थात प्रारंभ की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि गुनिया की लंबाई क्या होती है। जी हाँ फ्रेंड, भूमि पैमाने से क्वेश्चन रिलेटेड है ये कि गुनिया की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच होती है, 2 इंच होती है, 6 इंच होती है और 5 इंच होती है। फ्रेंड ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारी संस्था के हैंड रिटेन नोट्स आप ले सकते हैं, जो कि आपको 6306344367 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके फ्रेंड हैंड रिटेन नोट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूपी लेखपाल, पीसीएस तथा अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं, जिसमें यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के हैंड रिटेन नोट्स आपको अवेलेबल हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर नोट संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करते हैं फ्रेंड। ऐसे ही बेहतर कंटेंट को हम लोगों ने इकट्ठा कर आपके लिए हैंड रिटन नोट तैयार कराया है, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सिलेबस से बाहर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी फ्रेंड। तो बताइए फ्रेंड, गुनिया की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच, 2 इंच, 6 इंच और 5 इंच।
फटाफट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथियों के आंसर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। गुनिया की लंबाई जो होती है फ्रेंड वह 2 इंच होती है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगाएंगे स्टार। क्या फ्रेंड, यूपी की फसल गहनता पूछी जा रही है 151%, 152%, 156% या 160%? आंसर कमेंट करेंगे। फसल गहनता कितनी है? जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? 151%, 152%, 156% या 160%? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, चलिए सही साथी लगभग बिल्कुल सही है। सी वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। 156% इसका बिल्कुल सही जवाब है। 156% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर फ्रेंड, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक बना, उत्तर प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश बना, महाराष्ट्र बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, खासकर आपके यह जीएस का भी पार्ट में, जीएस में भी पूछा जा सकता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बताइए फ्रेंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? जी हाँ, तो वह राज्य फ्रेंड है आपका विकल्प नंबर डी, मतलब महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमको मिलाप करना है, बताना है कौन सा यहाँ पर जो है सही उत्तर है, उसी का चयन करना है। चलिए, कह रहे हैं धान, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, फसल दिया गया और रोग दिया गया है। कौन सा रोग किससे संबंधित है? तो ये देखिए, तो धान का जो रोग है इसको देख लेते हैं, पहले इसके विकल्प आपको दिखा देते हैं। चलिए, मतलब एक तरफ फसल है, एक तरफ उनसे संबंधित रोग है। इन सभी के लिए आपको आंसर कमेंट करनी है। देखिए, धान से रिलेटेड कौन सा रोग है, गन्ना से रिलेटेड कौन सा रोग है, और मक्का से और गेहूं से। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, पहले धान से जो रिलेटेड है रोग है उसका नाम है तनाछेदक, ठीक। और मक्का से जो रिलेटेड रोग है, मक्का से जो धान की बात कर रहा है यहाँ पर, तो धान से जो रिलेटेड रोग है इसका नाम है झुलसा। चलिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। धान से जो आपका संबंधित बीमारी है या रोग है इसको कहते हैं, इसका नाम है झुलसा। और मक्का से जो है, जी हाँ, मक्का से जो है उसका है चना छेदक। जी हाँ, मक्के का आप देखिए पत्तियाँ भी जो इसमें छिद्र हो जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब मक्के की आप सभी लोगों ने बुआई देखी होगी तो मक्के की जो पत्तियाँ होती है उसमें छिद्र हो जाता है, तो चना छेदक इसकी बीमारी होती है। और गन्ने का जो होता है रेड राट, और गेहूँ का होता है करनाल बंट। जी हाँ, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। यह संबंधित रोग है फ्रेंड। कॉपी में एक साइड इसको नोट कर लेंगे कि धान संबंधित रोग झुलसा है। जी हाँ, मैं यहाँ पे भी नोट कर देना हूँ, ए का 4, ठीक है, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो इसको आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन, जहाँ भी आंवला की बात आए आँख मूंद कर तुरंत आप जो है प्रतापगढ़ को ढूंढेंगे। आप लोग विकल्प में प्रतापगढ़ को दिखेंगे। अगर बात अमरूद की हो तो इलाहाबाद, अगर बात आंवला की हो तो प्रतापगढ़। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इससे इतर कुछ सोचना ही नहीं है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2015 में? उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी? आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड। जी हाँ, आंसर कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी? 11, 12, 13 और 15? फटाक से बताएंगे। चलिए, विकल्प नंबर आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। सभी साथी अपने अपने विकल्प कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। 2013 में कुक्कुट नीति की घोषणा की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित की गई संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें लगाएंगे स्टार मेरे साथ सभी साथी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का जो आरक्षण है वह कितना है। जी हाँ, महिलाओं का आरक्षण कितना है और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस आधार पर होता है। ये 2 क्वेश्चन मेरे साथ आप सभी लोग आज तैयार करेंगे और इसको अपने माइंड में बिल्कुल रिमाइंड करके रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे इनमें से एक पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं का आरक्षण होता है। विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ST SC का जो आरक्षण होता है वह जनसंख्या के अनुसार होता है, यह भी याद रखेंगे। ST SC का जो आरक्षण होता है वह जनसंख्या के अनुसार होता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। असत्य को जो है पहचानना है। 4
आपके जो है विद्युत परियोजना केंद्र दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए, कौन सा गलत उसी को बताना है। अनपरा, अनपरा ताप विद्युत सोनभद्र बिल्कुल सही है, अनपरा बिल्कुल सही है। ऊंचाहार ताप विद्युत रायबरेली बिल्कुल सही है। पनकी ताप विद्युत कानपुर बिल्कुल सही है। करछना ताप विद्युत केंद्र ये लखनऊ में ही है फ्रेंड, यही गलत है, तो यही यहाँ पर असत्य है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी की लंबाई, यमुना नदी की लंबाई आपसे पूछी गई फ्रेंड। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुना नदी फ्रेंड यमुनोत्री के बंदर पुच्छ से निकलती है। जहाँ फ्रेंड यमुना नदी यमुनोत्री के बंदर पुच्छ से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से, जहाँ फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। और लगे हाथ हम गंगा की भी बात कर लेते हैं, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो दोनों याद रखेंगे, गंगा सहारनपुर जिले से और गंगा बिजनौर जिले से और यमुना सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसकी लंबाई पूछी जा रही है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसकी जो लंबाई है वह 1376 किलोमीटर है। जी हाँ फ्रेंड, 1376 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी की जो लंबाई है फ्रेंड वह 2525 है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। निम्न को वरीयता क्रम के हिसाब से समझाना है। जी हाँ फ्रेंड, निम्न को वरीयता क्रम के साथ समझाना है फ्रेंड। 73वां संविधान संशोधन जिन साथियों को याद होगा उनके जवाब तो निश्चित तौर पे बिल्कुल सही होंगे। जिन साथियों को 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज या स्थायी शासन के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो आप सभी साथियों के जवाब आने बिल्कुल सही शुरू हो गए। बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आप सभी को पता है कि पहले हम ग्राम स्तर को रखते हैं, फिर जिला स्तर को रखते हैं, पहले ग्राम स्तर, फिर पंचायत स्तर, फिर जिले स्तर। मतलब स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसका एक और नाम है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसका तात्पर्य होता है कि निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ शासन व्यवस्था। जी हाँ फ्रेंड, निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ शासन व्यवस्था, मतलब सबसे पहले ग्राम स्तर, फिर पंचायत स्तर, फिर जिले स्तर की बात की गई, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है? बुक्सा, खरवार, गोंड और थारू। आंसर कमेंट करके बताएंगे। बुक्सा, खरवार, गोंड और थारू, कौन सा जवाब इसका बिल्कुल सही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, काफ़ी यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन हूबहू पूछा जा चुका है फ्रेंड, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इसको नोट करेंगे कि कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। तो जवाब आप लोग निश्चित तौर पर, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है याद रखेंगे। थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। आगे बढ़ेंगे। कलिक उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? कलिक उत्सव किन जनपद में प्रमुखता से मनाया जाता है? संभल में, गाजियाबाद में, आगरा में या रामपुर में? कलिक उत्सव बात करें, कल्क उत्सव की। जी हाँ फ्रेंड, कल्क उत्सव का संबंध संभल से है। यह विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कल्क उत्सव संभल में प्रमुखता से मनाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? जी हाँ फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यकाल पंचायतों की व्यवस्था करता है? 241, 242, 243 या 244। तो आप सभी को पता है, मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया है कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ की तरफ पंचायतों के बारे में स्पष्ट व्याख्या है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? फ्रेंड, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? NH35, NH44, NH27 और NH19। आंसर कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कौन सा इसमें सबसे लंबा हाईवे है? जी हाँ फ्रेंड, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। NH35 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। आगे, राज्यपाल हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? राष्ट्रपति की यदि आपको आयु याद है तो राज्यपाल का भी आपको आसानी से याद है। आप ये याद कर लीजिएगा, जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका का कार्यपालिका का नाम मात्र का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार विधानमंडल का नाम मात्र का जो प्रधान होता है वह आपका राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति की भी आयु होती है 35 वर्ष होती है और राज्यपाल की भी आयु 35 वर्ष होती है। तो विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कन्फ्यूजन इसमें होता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, बाकी लोकसभा के लिए 25 वर्ष।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर या जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? लियो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। मैंने बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्वशासन का ही एक और नाम है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और पंचायती राज की सिफारिश करने के लिए किस समिति की जो है सिफारिश को माना गया था? तो आपके जेहन में तुरंत नाम क्लिक करना चाहिए, बलवंत राय मेहता, जो कि 1956 में गठित हुई थी। या फ्रेंड, 1956 में समिति गठित हुई थी और 1957 में इसने अपने रिपोर्ट को सौंपा था। बलवंत राय मेहता समिति, इसने सर्वप्रथम अपने जो है क्या कहते हैं, अपने मतलब जो लेख था अपना, जो उसमें कह सकते हैं मतलब जो व्याख्या दिया था उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे आज की सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? गजक रेवड़ी लखनऊ, सुरमा उद्योग बरेली, टेरीकोटा उद्योग गोरखपुर, कागजी लुगदी उद्योग ललितपुर। बताइए भैया, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, गजक रेवड़ी लखनऊ बिल्कुल सही है, सुरमा उद्योग बरेली बिल्कुल सही है, टेरीकोटा गोरखपुर बिल्कुल सही है, कागज लुगदी उद्योग फ्रेंड ये ललितपुर से नहीं है बल्कि ये सहारनपुर से संबंधित है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का गलत हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार निरंतर आप लोग क्लास से जुड़े रहिएगा, वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।